So namaskaram all of you and good morning. So today we are going to start new chapter called Relief, study note 13 in CMA module. रिलीफ में दो तीन पॉइंट है अलग अलग, लेकिन उसमें का जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज लिटिल इम्पोर्टेंट यू कैन से. अब मुझे एक बात बताओ, अरियर्स और एडवांस सैलरी इज इट टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? आपने अभी अभी रिवीजन किया, आपने बोला, सो यू जस्ट टेल मी, अरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी इज इट टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? Taxable. टैक्सेबल. तो व्हाट इज अरियर ऑफ सैलरी? अरियर ऑफ सैलरी मींस गवर्नमेंट ने मुझे लास्ट 5 इयर्स का सैलरी इंक्रीमेंट करके नहीं दिया था, दे गिव मी दैट इंक्रीमेंट इन द करंट ईयर. दैट इज अरियर्स ऑफ सैलरी. व्हाट इज एडवांस सैलरी? एडवांस सैलरी इज द सैलरी दैट आई वाज सपोज्ड टू अर्न इन द नेक्स्ट ईयर, आई हैव टेकन इट इन एडवांस. ठीक है ना? What is gratuity, committed pension? You already know gratuity, committed pension. After particular level of exemption, it will be taxable under the head salary. तो इन सब की वजह से होता क्या है? अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेच्युटी, कमीशन, इन इसका अपना पेंशन, इन सब की वजह से होता क्या है कि मेरा जो सैलरी अगर गवर्नमेंट मुझे लास्ट 5 साल का सैलरी अगर लास्ट 5 साल में ही देता तो मेरे पे कम टैक्स लगता, क्योंकि हर साल का मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है, फिर 2.5 लाख टू 5 लाख मेरा 5% पे टैक्स होता है, 5 लाख टू 10 लाख मेरा 20% पे टैक्स होता है ना. अबाउट 10 लाख ओनली इट इज टैक्सेबल एट 30%. और कभी कभी इनकम, अभी करंट ईयर का इनकम है 5 लाख के नीचे है तो आपको रिबेट मिलता है. लास्ट ईयर में रिबेट 3.5 लाख तक था, तो रिबेट वगैरह के बेनिफिट मिलते हैं. अगर आपको हर साल का इनकम हर साल दिया जाए तो अरियर्स ऑफ सैलरी में क्या हो रहा है, आपको करंट ईयर का इनकम तो करंट ईयर में दिया ही जा रहा है, उसके अलावा लास्ट 5 सालों का इनकम अभी दिया जा रहा है. तो आपका करंट ईयर का इनकम एक्सपेक्टेड अमाउंट से बढ़ जाता है एंड इट मे क्रॉस द हायर अमाउंट. मतलब जो 5 लाख क्रॉस होकर फिर 20% ब्रैकेट में आप आ जाओगे और शायद 10 लाख क्रॉस करके 30% के ब्रैकेट में आ जाओगे. तो असेसी बोल रहे हैं दैट इज इनजस्टिस विथ मी. एक तो आपने मुझे सैलरी लेट दिया, अरियर्स करके दे दिया, ठीक है ना, और ऊपर से आप इतना ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, ये गलत है सर. ठीक है ना, मुझे ना जो एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ रहा है उसकी वजह से एक्स्ट्रा पेन हो रहा है, और एक्स्ट्रा पेन जो हो रहा है उसको मुझे इनकम टैक्स में रिलीफ चाहिए. वो रिलीफ दिया हुआ है 89 में. क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो लास्ट 5 साल का जो सैलरी है अगर 5 साल में मिलता तो मेरा टैक्स बर्डन कंपैरेटिवली कम होता एज कंपेयर टू जो मुझे अपने 5 साल का सैलरी और प्लस करंट ईयर का सैलरी, 6 साल का सैलरी मुझे करंट ईयर में दिया, उसकी वजह से मेरा टैक्स बर्डन करंट ईयर में ज्यादा हो गया है. दैट्स अ टैक्स बर्डन फॉर मी. आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हाँ, तो इस चीज की वजह से रिलीफ दिया जाएगा. तो पढ़ लेता हूं मैं फटाफट, और रिलीफ के कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने होते हैं, और कुछ नहीं, 2-3 बार सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा आपको. एग्जाम में आने के चांसेस कम, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है. माइक बंद करो कोई तो, माइक किसी का तो माइक चालू है. When an assessee charge for arrears or advance salary, आप लोग भी मेरे साथ साथ मार्किंग करते चलना, gratuity, committed pension, etc., then he may fall under a higher tax of progressive slab. ये हायर टैक्स क्यों भरना पड़ रहा है? क्योंकि अपना इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव, दैट इज इंस्टेड ऑफ 20% he may have to pay 30%. क्यों? क्योंकि सर आपने करंट ईयर की इनकम में पास्ट का इनकम या फ्यूचर का इनकम भी जोड़ दिया है. टू कॉम्पेंसेट aggrieved assessee from such higher rate, section 89(1) provides for relief. तो ये जो पेन है पहले आपको वो समझना है. ऑन एन एवरेज तो आपको 20% का ही टैक्स लगता है, लेकिन आपने अरियर्स ले लिया करंट ईयर में, इसलिए आपको 30% का टैक्स भरना पड़ रहा है. तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन आया उसका यहाँ पे रिलीफ दिया जाएगा. सर रिलीफ कब दिया जाएगा या एप्लीकेबल कैसे होता है? जिस एम्प्लॉय ने अरियर्स ऑफ सैलरी लिया हुआ है, ठीक है ना, या जिसको प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी मिला है, दैट इज ग्रेच्युटी या कमिटेड पेंशन, या जिसको फैमिली पेंशन मिला है पेड इन अरियर्स, ठीक है ना. नोट, assessee who receives leave encashment during the continuation of his service can also claim relief. तो उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ कुछ सिचुएशन में आपको रिलीफ मिला जाएगा. कंडीशन क्या है सर? आपको करंट ईयर में हायर टैक्स बर्डन फेस करना पड़ा है, वो कंडीशन है. ड्यू टू अबाउ रिसीव टोटल इनकम ऑफ द assessee is assessed at higher rate than at a rate would have otherwise been assessed. मतलब जो रेट अदरवाइज आपका एप्लीकेबल होता है, एग्जांपल आपके मॉडल ने ऊपर दिया है, अदरवाइज आपका 20% ही रेट होता है हाईएस्ट रेट करंट ईयर का, क्योंकि अरियर्स उसमें ऐड हुआ, ग्रेच्युटी उसमें ऐड हुआ, तो आपका रेट ज्यादा हो गया. तो सर क्या करेंगे हम? वी हैव टू अप्लाई. अभी ये जो है 89 आपको बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, आपको यू हैव टू अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर. आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा.
एप्लीकेशन देगा तो जो अरियर्स कंप्यूट होगा, जो रिलीफ कंप्यूट होगा, वो रूल नंबर 21A के हिसाब से कंप्यूट होगा। 21A ने अलग अलग मेथड दिए अलग अलग सिचुएशन में। सबसे पहला मेथड ही ज्यादा काम का है, where any portion of the salary or family pension is received in arrear or in advance, okay, herein refer as the additional salary। तो आपको एडिशनल सैलरी मिली है, ठीक है ना। फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। तो हमें क्या करना होता है, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। अब मुझे बताओ, करंट ईयर में आपको करंट ईयर का सैलरी पकड़ लो 10 लाख मिला है, और अरियर जो है लास्ट 4 साल का 1-1 लाख का मिलके 14 लाख मिला है, तो टोटल आपको 14 लाख मिला है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला पहले करंट ईयर का टैक्स कंप्यूट करो, इंक्लूडिंग अरियर्स एक्सक्लूडिंग अरियर। पहला स्टेप में क्या करना है, देखो, कैलकुलेट द टैक्स पेएबल फॉर द प्रीवियस ईयर। फॉर द प्रीवियस ईयर मतलब आपका प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर मतलब 1920 को, ठीक है ना। इन विच एडिशनल सैलरी इज रिसीव्ड ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, मतलब इंक्लूडिंग अरियर्स, एंड टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, मतलब अगर अरियर्स होता तो मुझे कितना टैक्स लग रहा है, और अरियर्स नहीं होता तो कितना टैक्स लगा। ये आप करो, पहले तो अरियर्स मिला तो इंक्लूडिंग अरियर्स, और अरियर्स नहीं होता तो एक्सक्लूडिंग अरियर्स। तो ऐसा आपको पहले सैलरी कंप्यूट करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, अरियर्स अभी लास्ट 4 साल का है ना, तो लास्ट 4 साल में जो सैलरी कंप्यूट हुई है ऑब्वियसली वो एक्सक्लूडिंग अरियर्स हुई है। तो उनका बोलना है कि लास्ट 4 साल का सैलरी इंक्लूडिंग अरियर्स और लास्ट 4 का साल का सैलरी एक्सक्लूडिंग अरियर्स, वही करो। तो लास्ट 4 साल का आपको सैलरी अगर मिला है अभी अरियर्स में, तो उन्होंने बोला है कैलकुलेट द टैक्स पेएबल फॉर द प्रीवियस ईयर इन टू विच एडिशनल सैलरी रिलेट्स। तो मैंने अपने एग्जांपल में 4 ईयर का लिया, पास्ट 4 ईयर का अरियर्स ऑफ सैलरी करंट ईयर में मिला था, तो उन 4 साल का रीअसेसमेंट करना पड़ेगा आपको, रीवर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी एंड टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी। स्टेप 1 स्टेप 2 में हमने क्या किया, एकदम सिंपल। पहले का स्टेप 1 में क्या किया, करंट ईयर का सैलरी इंक्लूडिंग अरियर्स, करंट ईयर का सैलरी, करंट ईयर का टैक्स लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग अरियर्स, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला, जिस साल का ये अरियर्स रिलेट करता है, आप उस साल में चले जाओ प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, और उस साल में भी सेम कंप्यूटेशन करो, इंक्लूडिंग अरियर्स और एक्सक्लूडिंग अरियर्स। अगर ये सैलरी उसी साल मिलता तो कितना टैक्स लगता, और ये सैलरी उस साल नहीं मिला तो कितना टैक्स मैंने भरा हुआ है। आप ये दोनों कंप्यूट करो। इसमें होगा क्या, आपके पास 2 अमाउंट्स आ जाएंगे। आपके पास 2 अमाउंट कौन से आएंगे सर, आपके पास 2 अमाउंट आएंगे, टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस एंड टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस। टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस एंड टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस। अरियर्स ऑफ सैलरी आपने करंट ईयर में रिसीव किया हुआ है, अतः माइक बंद कर देना। अरियर्स ऑफ सैलरी आपने करंट ईयर में रिसीव किया है, लेकिन करंट ईयर में अक्रू नहीं हुआ है। करंट ईयर में आपने रिसीव किया है लेकिन अक्रू नहीं हुआ है, तो आपको टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस मिल जाएगा। आपको टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस मिल जाएगा। कैसे सर, देखो रिसिप्ट बेसिस पे कहां पे टैक्स कंप्यूट हुआ है, 1A एंड 2B। 1A मतलब ये देखो यहाँ पे करंट ईयर में आपको करंट ईयर का सैलरी मिला है और प्लस अरियर्स का सैलरी मिला है, और लास्ट ईयर 4 साल में ऑब्वियसली अरियर्स नहीं मिला था, तो जितना मिला होगा उसके ऊपर ही आपने टैक्स किया होगा। तो लास्ट 4 साल का जो बात हो रहा है वो हो रहा है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, टोटल इनकम टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स एडिशनल सैलरी। तो पहले हमने क्या लिया, 1A और 2B। 1A मतलब ये और 2B मतलब ये दोनों को बोलते हैं रिसिप्ट बेसिस पे। ये इस साल का रिसीव्ड है, ये प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट है, ठीक है ना। और अगर आप अक्रूवल बेसिस पे कंप्यूट करके, अक्रूवल बेसिस मतलब जिस साल का इनकम है उसी साल में अक्रू होके उसी साल अगर टैक्स होता तो करंट ईयर में करंट ईयर का इनकम ही अक्रू हुआ है, तो 1B मतलब करंट ईयर का सैलरी, और अभी प्रीवियस ईयर्स के जिस साल का ये रिलेट करता है, प्रीवियस ईयर्स के जिस साल का ये अरियर्स रिलेट करता है उस साल में क्या होगा, बोलो उस साल में अगर अक्रू होता है तो आप टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस निकाल रहे हो। तो ये जो टैक्स है वो अक्रूवल बेसिस पे निकले, ये दो, ठीक है ना। करंट ईयर का एक्सक्लूडिंग अरियर्स एंड प्रीवियस ईयर का इंक्लूडिंग अरियर्स, ये जो 2 टैक्स निकले हैं वो है अक्रूवल बेसिस पे। अब रिलीफ क्या होगा सर, रिलीफ मतलब आपने एक्स्ट्रा टैक्स भरा है ना, आप बोल रहे हो ना मैंने एक्स्ट्रा टैक्स भरा, टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस, करंट ईयर में आपने एक्स्ट्रा टैक्स भरा हुआ है, माइनस टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस, माइनस टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस। शायद ये स्टेप देख के समझ में ना आए तो हम लोग एक क्या कर लेते, छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते जहां से आपको ज्यादा समझ में आए। देखो क्या बोलता है,
टारगेट क्या है अपना, पहले बोलो, पहले स्टेप्स क्या करेंगे, करंट ईयर का टैक्स कंप्यूट करेंगे इंक्लूडिंग अरियर्स, करंट ईयर का टैक्स कंप्यूट करेंगे एक्सक्लूडिंग अरियर्स, फिर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स इसमें दिए होंगे उतनी ईयर्स का टैक्स कंप्यूट करेंगे इंक्लूडिंग अरियर्स, उतनी ईयर का टैक्स कंप्यूट करेंगे एक्सक्लूडिंग अरियर्स। अब इसमें चैलेंज क्या हो जाता है, इसमें इसके क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आते, क्योंकि आईसीआई के हिसाब से वी आर एक्सपेक्टेड टू नो ओनली करंट ईयर के टैक्स रेट्स, और अगर अरियर्स का क्वेश्चन आए तो आपको पास्ट 3 साल के टैक्स रेट का भी नॉलेज होना चाहिए, जितने भी साल का ये रिलेट करता है, अगर 5 साल का है तो 5 साल के टैक्स रेट आपको पता होनी चाहिए, which is little impractical and therefore they don't ask question on arrears। लेकिन छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, मॉड्यूल में है इसलिए पढ़ रहे हम, सिलेबस कवर करना है, क्यों छोड़े ना, मतलब नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता है कभी कभी एप्लीकेबल। तो देख लेते हैं, Mr. Sai, an employee, furnishes the following particulars for previous year: salary, income as computed after all deduction। तो करंट ईयर का इसका अक्रूड कितना हुआ था, करंट ईयर का अक्रूड कितना हुआ था 5,07,000। during the year arrear of bonus were received not in above related to 97-98। oh my god, 97-98 का उसको अरियर मिला अभी 5,000। assessed income for financial year 97-98 consist only of salary। उस साल जब आपने असेस किया था तो 56,000 ही आपका इनकम था, तो अभी 97-98 का आपको टैक्स रेट पता होना चाहिए, और नहीं पता तो वो लोगों को देना चाहिए, ठीक है ना। On 25 March 2020 amount deposited in PPF account is 50,000 and income from other sources for previous year is 50,000। तो आईएफओएस का इनकम दे दिया और एटीसी का डिडक्शन दे दिया है, इसका आपको डिडक्शन मिलेगा एटीसी में और आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) in terms of tax payable and the rates for 98-99 are given। तो उस साल का स्लैब का देखो, up to 40,000 नील, नेक्स्ट 20,000 मतलब 40,001 रुपी टू 60,000 के ऊपर कितना लग रहा था 10%, नेक्स्ट 60,000 के ऊपर 20% एंड बैलेंस के ऊपर 30% तक। तभी मतलब तभी 1,20,000 के बाद 30% लगता था। इग्नोर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 16A एप्लीकेबल इन 97-98, वो सब आपको इग्नोर करना है, चलो ठीक है। तो बेसिक टैक्स रेट कंप्यूट करना है, मैंने क्या क्या बोला देखो, करंट ईयर का पहले टैक्स रेट कंप्यूट करो। करंट ईयर में क्या क्या इनकम है आपका, करंट ईयर में 5,07,000 इनकम है, 5,000 आपने रिसीव किया तो ये भी आपका इनकम है, ये आपका आईएफओएस है तो ये 50,000 आप ऐड करोगे और आपको 50,000 का डिडक्शन भी मिलेगा एटीसी में। पहले करंट ईयर की बात कर लेते हैं, तो 5,07,000 उसमें 5,000 ऐड कर दो, टैक्सेबल सैलरी आ गया, उसमें अदर इनकम ऐड कर दो 5,62,000 आ गया, उसमें से 50,000 का डिडक्शन माइनस कर दो तो टोटल इनकम आ गया 5,12,000। कैन यू प्लीज कंप्यूट टैक्स ऑन 5,12,000 फॉर मी प्लीज, चैट बॉक्स में या ऐसे बता दो 5,12,000 का टैक्स कितना आएगा आज की तारीख में। $5,12,000 का टैक्स रेट बोलो, टैक्स अमाउंट कंप्यूट करके बोलो। हेलो, चलो रिप्लाई आना चालू हो गया। 14,900 इनकम टैक्स बता रहा है पाशा, अपने वो नहीं मारा, शेष नहीं दिया उसको। अंकिता ने भी शेष भी ऐड करना है, आपको शेष ऐड करना है, यहाँ पे शेष ऐड करोगे तो आपका इनकम टैक्स आना चाहिए 15,496। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। तो ये तो आपका रियल टैक्स है, तो इसमें आप क्या बोल रहे हो, देखो ना सर वो अरियर्स मिला करके मुझे ज्यादा टैक्स लगा। क्यों सर अरियर्स मिला करके ज्यादा टैक्स लगा, क्योंकि ये 5,000 अगर आप मुझे करंट ईयर में नहीं देते, ये उसी साल देते जिस साल का ये टैक्स था, तो शायद मेरा टैक्स का रेट कम होता, क्योंकि तभी टैक्स का रेट मेरे उस स्लैब पे 10% चल रहा था। अभी ये 5,000 20% पे टैक्स हुआ है, तो मैंने इफेक्टिवली ज्यादा टैक्स दिया है करंट ईयर में, तो मुझे रिलीफ चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, आप एक काम करो, मानो कि आपने ना ये टैक्स अरियर्स नहीं होता
तो आपका कितना टैक्स अमाउंट होता। तो हमने कंप्यूट किया। फिर अभी अरियर्स को इग्नोर करो, देखो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग अरियर्स। तो मैंने स्टेप 1 में क्या बोला था आपको, स्टेप 1 में मैंने बोला था कि आप टैक्स कंप्यूट करो, ठीक है ना, आप टैक्स कंप्यूट करो इंक्लूडिंग अरियर्स और एक्सक्लूडिंग अरियर्स। तो एक्सक्लूडिंग अरियर्स में 5000 अगर इग्नोर हो जाएंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 5,07,000, और 5,07,000 का टैक्स हम निकालते हैं 7,000 इंटू 20%, 1,400 और प्लस 12,500, क्योंकि 2.5 लाख टू 5 लाख का 12,500 होता है। तो इनकम टैक्स आएगा 13,900 और उसका 4% 556 इक्वल टू करेंगे तो 14,456, ठीक है ना। तो आप क्या बोल रहे हो, देखो मेरा जो टैक्स नॉर्मल टैक्स जो था करंट ईयर के इनकम के ऊपर 14,456 था। अब जिस साल का ये इनकम रिलेट करता है उस साल जाके सेम चीज करेंगे, उस साल इंक्लूडिंग अरियर्स, मतलब उस साल का टैक्स अगर आप मुझे उस साल का इनकम अगर उसी साल दे देते, ठीक है ना, तो उस साल कितना टैक्स लगता। तो 56,000 मेरा उस साल का सैलरी था, इंक्लूडिंग अरियर्स मतलब अगर ये 5,000 अभी ना देके आपने तभी दिया होता तो 5,000 ऐड हो जाता, 61,000 हो जाता, और कोई डेटा दिया नहीं गया है। ऊपर टैक्स रेट टैक्स स्लैब दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, 61,000 के ऊपर टैक्स कैसे आएगा, अप टू 40,000 नील, अप टू 40,000 नील, नेक्स्ट 20,000 पे 10%, नेक्स्ट 20,000 मतलब 40,000 टू 60,000 के ऊपर 10%, तो कितना आएगा रे बाबा, अप टू 40,000 नील, नेक्स्ट 20,000 पे 10%, तो ये कितना आएगा 2,000, और बचा कितना, मेरा टोटल इनकम कितना है 61,000, 61,000 का पहले 40,000 का नील, नेक्स्ट 20,000 का 10%, तो 2,000, और बैलेंस अपना टैक्स होगा 20%, मतलब 1,000 रुपया जो है अपना वो टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 20%, मतलब 200 रुपया। तो टोटल इनकम टैक्स कितना आएगा 2,200। क्या ये आपको समझ में आया 2,200? हेलो, 2,200 समझ में आया आपको? यस। हाँ, उस साल अगर कुछ शेष होता, रिबेट होता, तो उनको क्वेश्चन में देना चाहिए था, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता 98, 99 में क्या क्या था, ठीक है ना। तो 2,200 हमने यहाँ पे कंप्यूट किया हुआ है, ये आगे 2,200, लेकिन वो बता रहे उस साल का एक्सक्लूडिंग अरियर्स भी कंप्यूट करो। अच्छा, एक्सक्लूडिंग अरियर्स मतलब 56,000 होता है, तो क्या आप मुझे 56,000 का टैक्स कंप्यूट करके दे सकते हैं ये स्लैब देख के? प्लीज कंप्यूट 56,000 का स्लैब। 40 तक तो नील, 1,600। और ये 16,000 जो रहेगा, बैलेंस 16,000 ही आता डायरेक्टली। 16,000 का 10%, 1,600, ठीक है ना। अब मुझे तुम बता सकते हो क्या इसमें का अक्रूवल बेसिस पे कौन सा टैक्स हो रहा है और रिसिप्ट बेसिस पे कौन सा? ये रिसिप्ट बेसिस पे हुआ है और ये भी रिसिप्ट बेसिस पे हुआ है। 1A 2A, ये उस साल जितना पैसा मिला, जिस साल जितना पैसा मिला उतना टैक्स हो रहा है। करंट ईयर में हमें कितना पैसा मिला, तो यहाँ पे करंट ईयर में 5,12,000 मिला सैलरी हेड में, तो इतना टैक्स यहाँ पे हुआ। और उस साल कितना मिला था 97, 98 में, तो 56,000, तो ये रिसिप्ट वाला टैक्स हो गया। रिसिप्ट वाला टैक्स माइनस अक्रू वाला टैक्स, ठीक है ना। तो अक्रूवल कितना हुआ था, अक्रूवल करंट ईयर का जो था, अक्रूवल जो करंट ईयर का था वो करंट ईयर का एक्सक्लूडिंग अरियर्स, और उस साल की बात करेंगे तो उस साल में मुझे इंक्लूडिंग अरियर्स की बात करनी पड़ेगी। तो अक्रूवल, तो रिसिप्ट माइनस अक्रूवल का जो बैलेंस फिगर आएगा तो हम बोलते हैं वो रिलीफ होगा। मतलब जो इनकम जिस साल का अगर उस साल में टैक्स होता तो सर मेरा टैक्स लायबिलिटी कम होता। आपको देखो समझ में आ रहा है क्या सेंटेंस? जो इनकम जिस साल से रिलेट करता है उस साल में ही टैक्स होता तो मेरा टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी कम होता। इज इट क्लियर मैंने क्या बोला? जो इनकम जिस साल का रिलेट करता है अगर वो उसी साल में अगर टैक्स होता तो मेरा ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम होता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो, टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस लेंगे तो 1A एंड 2B। 1A मतलब इंक्लूडिंग अरियर्स, क्योंकि करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है, और उस साल का
एक्सक्लूडिंग अरियर्स, ठीक है ना। तो ये करंट ईयर का 15,496 और 1,600 टोटल मुझे टैक्स भरना पड़ा अरियर्स की वजह से 17,096। ये मैंने एक्चुअली भरा हुआ है, भरना पड़ रहा है मुझको, पेएबल आया मुझे। लेकिन अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आप उस साल का इनकम उसी साल टैक्स करते तो करंट ईयर का इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स, मतलब करंट ईयर में अरियर्स नहीं होता तो एक्सक्लूडिंग अरियर्स, और जिस साल का ये अरियर्स है उस साल का इंक्लूडिंग अरियर्स। 97 का जो बोनस है वो 97 में टैक्स होना चाहिए था, इंक्लूडिंग अरियर्स ना। तो ये ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी आना चाहिए था 16,656। तो मैं ज्यादा कितना भर रहा हूं, तो आप इसको टोटल माइनस कर दो, तो 450 मुझे ज्यादा भरना पड़ रहा है। ऑब्वियसली राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ेगा आपको 288 का, ठीक है ना। तो मुझे ज्यादा भरना पड़ रहा है 440 रुपीज, वो 440 रुपीज करंट ईयर के टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस होगा और बैलेंस जो होगा वो आपको भरना पड़ेगा। मैंने क्या बोला समझा? क्या आपको समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया है यहाँ पे? यस सर। आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम सिंपल है, 2-3 बार अगर पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये 440 का रिलीफ कंप्यूट हुआ। ये 440 क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये 440 आपने क्योंकि अरियर्स के ऊपर रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लिया हुआ है और करंट ईयर में मेरा टैक्स लाइबिलिटी 20% में चला गया, उसके वजह से मुझे ज्यादा टैक्स भरना पड़ा सर। अगर ये 5,000 आप उसी साल दे देते जिस साल का ये रिलेट करता है तो मुझे उतना कम टैक्स भरना पड़ता। सर कितना कम टैक्स? तो उन्होंने बोला अरियर्स की वजह से करंट ईयर में इतना टैक्स भरना पड़ रहा है, अगर जो इनकम जिस साल का है उसी साल होता तो इतना ही टैक्स भरना पड़ता। बिकॉज वी हैव टैक्स अरियर्स इन द करंट ईयर यू आर पेइंग 440 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स, उतना आपको रिलीफ दे देंगे। उतना रिलीफ दे दिया, फिर नेट टैक्स लाइबिलिटी जो आया उसमें आपको राउंडिंग ऑफ करके करंट ईयर का टैक्स पेएबल आ जाएगा 15,060। थोड़ा पढ़ोगे तो आ जाएगा। अब ग्रेच्युटी की बात करेंगे। ग्रेच्युटी की बात करेंगे। ग्रेच्युटी आपको अगर मिलती है और आपने, ग्रेच्युटी में 3 कैटेगरी है, ग्रेच्युटी की 3 कैटेगरी देखो। पास सर्विस एक्सटेंडेड ओवर 15 इयर्स, मतलब आपने सर्विस किया है मोर देन 15 इयर्स, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। फिर एक आता है नेक्स्ट कैलकुलेशन, इसमें पास्ट ईयर सर्विस एक्सटेंडेड 5 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 15 ईयर, मतलब अगर आपने 5 से 15 साल किया होगा तो 2 ईयर के ऊपर कैलकुलेशन करना होता है। और अगर पास्ट ईयर सर्विसेज 5 साल से कम है, सर लेस देन 5 ईयर है, तो आपको ना 89 का रिलीफ मिलता ही नहीं। ओके, तो 5 साल के ऊपर होगा तो 2 साल का एवरेज लेना पड़ता है, और 15 साल के ऊपर अगर लेगा तो 3 साल का एवरेज लेना पड़ता है। सर एवरेज लेना मतलब क्या लेना? ग्रेच्युटी पहले तो बोलो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? ग्रेच्युटी का क्या आपको नॉलेज है, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट? भाइयों ग्रेच्युटी टैक्सेबल है एग्जम्प्ट है? जल्दी बोलो। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल, एट रिटायरमेंट एग्जम्प्ट। एट रिटायरमेंट एग्जम्प्ट, लेकिन क्या फुल्ली एग्जम्प्ट होता है कि उसके लिमिट्स होते हैं? लिमिट है। लिमिट होते हैं, तो उस लिमिट में अगर ग्रेच्युटी कौन से सेक्शन में एग्जम्प्ट होता है बाय द वे? सेक्शन 1010। सेक्शन 1010 में एग्जम्प्ट होता है। वेरी गुड। तो देखो इलस्ट्रेशन के साथ आपको थ्योरी पढ़ा देता हूं मैं। During the previous year, Shri Prajapati received from his employer 2 lakh rupees as a gratuity, out of which 1,10,000 is exempt under section 1010. तो 1010 में ये चला गया, तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना आया? जल्दी बोलो, टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना आया? बोलो। अरे अगर 2 लाख में का 110 एग्जम्प्ट हो गया तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना? 90,000। 90,000। अब करंट ईयर में सडनली आपको 90,000 मिल गया अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर सैलरी, तो करंट ईयर को आपको हायर टैक्स लगेगा, यस और नो? इतना बता दो मुझे। यस। यस। तो वो क्या बताते हैं, जब ग्रेच्युटी 15 साल के ऊपर होता है, मतलब आपने सर्विस जो है वो 15 साल की ज्यादा किया है, 15 ईयर से ज्यादा किया है, तो जो ग्रेच्युटी मिला उसको आप 3 साल में डिवाइड करके देखो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपका कितना आता पास्ट 3 इयर्स में।
तो हमें जो ग्रेच्युटी मिला ना, वो पहले तुम करंट ईयर का टैक्स निकाल ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बोला पास्ट के 3 साल में अगर आपको ये एवरेज 1/3 तीनों साल में इनकम ऐड करके देखो कि इन पास्ट 3 इयर्स का आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना होता है। तो देखते हैं करंट ईयर का मेरा इनकम कितना है। सैलरी का इनकम है मेरा, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, बेसिक सैलरी, टैक्सेबल सैलरी नहीं दिया है। बताओ जब बेसिक सैलरी जब क्वेश्चन देगा तो मुझे क्या माइनस करना पड़ता है, जल्दी बोलो। वो हिडन एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ है, टैक्सेबल सैलरी नहीं दिया हुआ है, तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए? हेलो, क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया हुआ है, नॉट टैक्सेबल सैलरी, जल्दी बोलो। अरे तुमने तो बोला तुमने रिवाइज किया है सैलरी। हाँ तो बोलना स्टैंडर्ड डिडक्शन। जब बेसिक सैलरी दिया हुआ है तो आपका टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए आपको डिडक्शन माइनस करना होता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में रेंट दिया होगा तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आता है। ऐसे क्या कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन करंट ईयर में? 50,000। और ग्रेच्युटी और उनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है, वो इनकम दिया हुआ है, वो रेंट नहीं दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंप्यूट करके दिया होगा। तो मुझे आपको पूछना क्या है, ठीक है ना, ग्रेच्युटी 90,000 कौन से हेड में टैक्स होगा, सैलरी हेड में क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में? सैलरी। सैलरी हेड में, ठीक है ना। तो सैलरी हेड में कैसे टैक्स होगा देखो, 346 आपका सैलरी है प्लस आपने 90,000 किया, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आता है 4,36,000, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस हो गया, ठीक है ना। तो टैक्सेबल सैलरी आया 3,86,000। 3,86,000 जो आपका टैक्सेबल सैलरी आया उसमें मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जोड़ दिया, तो टोटल इनकम हुआ 5,02,000। Can you please compute tax on 5,02,000? Can you compute tax on 5,02,000? जल्दी बोलो कितना आएगा? 12,900। 12,009। क्या रिबेट मिलेगा भाई सबको? बोलो रिबेट मिलेगा क्या? बोलो रिबेट मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा। नहीं। तो 12,900 इंटू 4% 516, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो ये आता है आपका टैक्स लाइबिलिटी 13,416 रुपीज। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालने आता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे? इनकम टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम, इनकम टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो 13,416 हमने डिवाइड करना है 5,02,000 से, ठीक है ना, और इनटू करेंगे 100, तो आपको ये टैक्स का रेट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2.67। क्या मिला आपको ये टैक्स का रेट? जल्दी बोलो फटाफट, कैलसी यूज करो। यस सर। हाँ। ये करंट ईयर का इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया 2.67। तो हम बोलते हैं कि वो ग्रेच्युटी भी जो है ना वो इतने हायर रेट पे टैक्स हुई है। अभी क्या करना है, उन्होंने बोला एक काम करो, अभी लास्ट 3 साल का भी क्या करो, आप टैक्स कंप्यूट करो और ग्रेच्युटी को 1/3 हर साल में डिवाइड करो। देखो ऑन एन एवरेज आपका पास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना था। मुझे पास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट ऑफ टैक्स चाहिए, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ टैक्स बाय डिवाइडिंग ग्रेच्युटी 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, मतलब ग्रेच्युटी को 30,000 आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको पास के टैक्स रेट्स का नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन में से देखना होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दे मस्ट प्रोवाइड यू पास का टैक्स रेट, ठीक है ना, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। चलो लास्ट ईयर का मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर में रिबेट मिलता था 3.5 लाख तक। अगर जैसे भी 5 लाख का कंडीशन है वैसे 3.5 लाख तक अगर इनकम होगा तो 2,500 का रिबेट था सेक्शन 87A में। लेकिन आपका इनकम होना, इनकम शुड नॉट एक्सीड 3.5 लाख से ज्यादा। ये एक बात आपको मैं बता देता हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आपने आपके मॉड्यूल यहाँ पे नहीं लिखा है। और जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप करंट ईयर में देते हो वो लास्ट ईयर तक 40,000 का था, ठीक है ना। तो चलो इतना बताने के बाद हम चालू करते हैं। आपका सैलरी था उस साल का 265, IFHP था 1,15,000, उसमें 30,000 ऐड होगा, 1/3 ग्रेच्युटी ऐड होगा क्योंकि हमें एवरेज रेट निकालना है। तो 265 प्लस 30,000, ठीक है ना, तो टैक्सेबल इनकम आ गया, सैलरी आ गया 2,95,000, उसमें से 40,000 माइनस करो क्योंकि लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 था, वो आपको पता होना चाहिए तो क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने यहां से माइनस किया, तो टैक्सेबल सैलरी आया 2,55,000, उसमें IFHP ऐड कर दो 3,70,000। बोलो रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट मिलेगा क्या?
रिबेट मिलेगा क्या मुझे लास्ट ईयर? नहीं। नहीं, क्योंकि 2.5 लाख नहीं। के ऊपर इनकम चला गया है, टैक्स का स्लैब वही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3,70,000 के ऊपर टैक्स कैसे कंप्यूट होगा बोलो ना? 3,70,000 माइनस 3,70,000 माइनस 2,50,000 जितना भी आता है 120 उसका 5%, बरोबर? क्या इनकम टैक्स आया आपका? जल्दी बोलो, फटाफट कैलसी यूज करो यार, टाइम पास मत करो। 6,000। 6,000 आया और लास्ट ईयर शेष जो था वो 4% ही था, तो इंटू 4% तो 240 हो गया, बरोबर? तो आपका टोटल टैक्स अमाउंट आ गया 6240 डिवाइड बाय जितना अपना टैक्सेबल इनकम था 3,70,000, तो आपका टैक्स का रेट आ जाएगा ऑन एन एवरेज 1.69। चलो वैसे ही यहाँ पे भी करना है, थर्ड ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी करना है। 170 आपका इनकम फ्रॉम सैलरी था, 110 आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, और इन 2 सालों में सैलरी हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, ठीक है ना? लेकिन रिबेट था, 17-18 में रिबेट था। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1,70,000 का आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, 1/3 ऑफ ग्रेचुटी हमने यहाँ पे ऐड किया, 1/3 ऑफ, क्योंकि आपकी स्टेप्स वो बोलती है कि 1/3 ग्रेचुटी आप ऐड करना उन सालों में। तो 2 लाख आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो टैक्सेबल सैलरी 2 लाख का आ गया। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऐड किया, 3,10,000 हो गया, और 3,10,000 के ऊपर आपको उसी स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालना है, ठीक है ना? 3,10,000 के ऊपर आपका टैक्स आएगा, मतलब 60,000 के ऊपर का 5%, तो 3,000 का टैक्स आया। लेकिन रिबेट मिलेगा, और तभी रिबेट था क्योंकि मेरा टोटल इनकम 3,10,000 है, तभी रिबेट था 2,500। अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड नहीं होता 3.5 लाख, तो आपका रिबेट था 2,500, तो आपका टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी आया 500। 500 का तभी 3% का शेष था, तभी 3% का शेष था, ठीक है ना? ये सर समझ में रिबेट का बोलो ना एक बार, ये 17-18 का। 17-18 का ना, यहाँ पे शेष ना 4% था, ठीक है ना? और 17-18 की क्या बात करूं मैं, मेरा ना मुझको री लॉग इन करना पड़ेगा, ये लेस देन 1 मिनट है, मैं ज्यादा फास्ट उसकी वजह से बोल रहा था, तो आई विल री लॉग इन। तुम लोग जरा क्वेश्चन देख लो ये, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ लो पहले, क्वेश्चन का डेटा तो एब्जॉर्ब करो। आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है एक चीज की वजह से, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर्स के